Welcome back in our part 2 of general exceptions. We are like starting from the previous session, which is we have done section 76 to 85 in part 1 of this video, and now we are starting from section 86 onwards, and we will complete in this video up to section 95 of general exceptions of IPC. Now I will that only I will reading the sections from my bare act of professional IPC and will interpreting the text of the contents in to you in हिंदी, सो कि आप हिंदी में जो मैं बता रहा हूँ इसकी इंटरप्रिटेशन को समझ सकें। और आपको मेनली पर्पज़ क्या होता है, जो हमें सेक्शन जो हमें लेजिस्लेचर ने हमें इंटेंशन जो उसकी है लिखने में, हमें वो समझ में आनी चाहिए। भाई इसमें इंग्लिश में जो लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल खोल खोल के एक एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में क्या है और हमें उनसे क्या देखने को मिल रहा है, कैसे बचाव होता है अपराधियों का, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। और मेनली 80% ऑफ केसेस में ये जनरल एक्सेप्शन यूज़ में आती है और अपराधियों का बचाव होता है। हालांकि इन 50% केसेस ये बचाव के ग्राउंड्स बनाए जाते हैं, ये ओरिजिनली ऑफेंस में होते नहीं हैं, उस सर्कमस्टांसिस में फैक्ट्स जो केसेस के होते हैं उनमें होते नहीं हैं, ये बनाए जाते हैं, ये क्रिएट करे जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है मेरे मानने में, मैंने जितना भी देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सो नाउ आई एम रीडिंग सेक्शन 86. इट इज़ सेइंग ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। कह रहा है जो अपराध एक कार्य हुआ है, वो अपराध हुआ तो है, पर उस अपराध में एक आपराधिक मंशा और एक आपराधिक जानकारी चाहिए थी। तो कह रहा है और जिस व्यक्ति ने वह किया है उसकी चाहिए थी। एंड नाउ इट इज सेइंग इन केसेस वेयर द एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस। कह रहा है उन केसेस में जो एक अपराध हुआ है वो अपराध नहीं है, वो एक कार्य है, अपराध नहीं है। मतलब ये सीधी सीधी बात कर रहा है 85 की 85 की कि नशे वाले व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो और वो फॉल कर रहा है कि वो अपराध नहीं है, वो उस श्रेणी में फॉल कर रहा है कि कोई अपराध नहीं है। तो बोल रहा है अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। कह रहा है एक्सेप्शन क्या है, कह रहा है होता वो अपराध हो जाता अगर वो होता किसके, आपराधिक मंशा से और आपराधिक जानकारी से। एंड इज सेइंग अ पर्सन हु डज द एक्ट इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। कह रहा है पर्सन जिस व्यक्ति ने वह कार्य किया है वो किस हालत में है, वो नशे की हालत में है। शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद, तो उसको मानिए कि उस व्यक्ति को मानिए जो नशे की हालत में, उसको मानिए, क्या मानिए, एज इफ ये कानून का झूठ है, एज इफ लीगल फिक्शन है। ही हैड द सेम नॉलेज कि उसको आपराधिक मंशा तो उसको मत दीजिए, लेकिन उसको आपराधिक जानकारी दीजिए कि उसको जानकारी थी अगर मैं पी के ये कार्य करूँगा तो मेरे ये कार्य होगा। सो एज ही वुड हैव हैड इफ़ ही हैड बीन नॉट इंटॉक्सिकेटेड। कह रहा है ये जानकारी उसको होती अगर उसने शराब या उसने नशा ना किया होता तो। अनलेस, इसकी भी एक एक्सेप्शन है फिर, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, जो वस्तु जो उसको दी गई है जिससे उसको नशा हुआ है, वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज, और उसको वो वस्तु दी गई है उसकी जानकारी से परे, उसको कोई जानकारी नहीं थी कि कोई मेरे को ये वस्तु मेरे जूस में किसी ने घोल के मेरे को कोई वस्तु पिला दी, उसको कोई जानकारी नहीं थी। और अगेंस्ट विल, यह कह रहा है उसकी जो स्वयं इच्छा होती है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको वह नशा उसको कराया गया। तो कह रहा है तब उसको 86 का डिफेंस मिल जाएगा, वरना तो ये लेजिस्लेचर इसमें कानून जो हमारा विधायिका है वो हमें बता रही है कि जिसने जो पिया हुआ व्यक्ति है, अगर उसने इंटॉक्सिकेट नशा किया हुआ व्यक्ति है, उसको जानकारी उस पर इम्प्यूट कर दो। कह रहा है उसको जानकारी तो उस पर थोप दो कि हाँ भाई तेरे को जानकारी थी, तू जो पी के कोई कार्य कर रहा था, तूने कोई अपराध किया तो हाँ तेरे को जानकारी थी, अब तू साबित कर कि तेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि तूने जो किया वो अपराध है। तो अब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लेजिस्लेचर ने, विधायिका ने थोप दिया है कि अब तुम प्रूव करो, तुम अदालत में साबित करो कि तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सेक्शन 86 ने इम्प्यूट कर दिया है नॉलेज को उस अपराधी पर। ये सीधा 86 बता रहा है। ये तो मेनली हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन 86 है आईपीसी का, वो सेक्शन 85 का तोड़ है। मतलब 85 में अगर जो बचने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति एस्केप रूट बनाता है कि जी मैंने तो नशा किया होता, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता था, किसी ने कराया, तो जो एस्केप रूट बनाने की कोशिश करता है तो 86 उसको पकड़ता है कि अब तुम साबित करो कि तुम्हें जानकारी नहीं थी। वो कैसे साबित करेगा? तो यही टास्क होता है वकीलों का साबित करने में। अब सेक्शन 87 सीधी बात करता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसर्न। कह रहा कार्य किया है बस मंशा नहीं थी, दिमागी मंशा नहीं थी, और ना ही तो ये पता था कि मौत हो जाएगी या फिर कोई घातक चोट लग जाएगी, डन बाय कंसर्न। और कह रहा है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्य हुआ है उसकी सहमति भी दी है करने की। तो 87 बोला। 87 में मोस्टली जो गेम्स वगैरह के केसेस होते हैं, जो जिस गेम्स जैसे बॉक्सिंग हो गया
एंड और भी अदर गेम्स हो गए, जैसे रग्बी गेम हो गया जो अमेरिका में खेला जाता है, जैसे अगर इंडिया में वो स्टार्ट हो गया तो रग्बी केसेस भी उसमें फॉल करेंगे 87। तो बोल रहा है नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कह रहा है वो कुछ भी नहीं जो कि जिसकी मंशा थी मौत या घातक हानि, कह रहा है उसको तो हटा दो, मौत और घातक हानि को तो आप हटा ही दो, वो इसमें फॉल नहीं करेंगे। एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर, और कह रहा है और आगे के जो कार्य वो पता नहीं था करने वाले को भी, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मौत हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, मतलब घातक हानि हो जाएगी। तो बोल रहा इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, कह रहा अपराध नहीं है सिर्फ क्यों कि कुछ हानि हो जाती है, कोई हार्म हो जाता है, कोई हानि हो जाती है। विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर, कह रहा है वो नतीजा वो डूअर ने कॉज किया है और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और जो छोटी सी हानि कर रहा है एक हानि कॉज कर रहा है उस अपराधी की, जो करने वाला है उसकी मंशा भी थी कि हानि तो मैं करूँगा ही, टू एनी पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, और कह रहा है जो सहमति देता है वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, हु हैज़ गिवन कंसेंट, जिसने सहमति दी हुई है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो मौखिक रूप से या लिख के उसने अपनी कंसेंट सहमति दी हुई है या इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट से दी हुई है। सो टू सफर डेट हार्म, कि मैं इस हानि को झेल लूँगा, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन टू बाय द डूअर, और कह रहा है कि इस कारण से कि ये हानि होगी, और जो दे रहा है हानि, किसी व्यक्ति को जो हानि दे रहा है वो व्यक्ति, मतलब जो हानि देने वाला है, टू बी लाइकली टू कॉज सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ हार्म, कि इस व्यक्ति को जिसने कंसेंट दिए, सहमति दी है, इसको हानि तो होगी। तो कह रहा है वो कोई भी अपराध नहीं है, बस इसकी एक्सेप्शन क्या है कि बस इंटेंशन, नीयत नहीं होनी चाहिए, मंशा नहीं होनी चाहिए मृत्यु करने की और घातक हानि देने की। अगर आप छोटी मोटी हानि कर देते हो तो वो चलता है, कोई अपराध नहीं है। सॉरी, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग मैच होते हैं, बॉक्सिंग मैच में 18 साल से ऊपर के व्यक्ति लड़ते हैं, पूरा उन्होंने गेयर अपने आप को टूल्स से ढका हुआ है, मुंह को भी ढका हुआ है, आजू बाजू को भी ढका हुआ है, लेकिन फिर भी एक बॉक्सर एक दूसरे बॉक्सर को पंच करता है, और पंच करता है तो उसके यहाँ पे मुक्का लगता है और उसके आंखों पे स्वेलिंग हो जाती है। सो अब स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हानि होती है ना, और उसकी मौत नहीं हुई ना, उसको घातक इंजरी हुई, कोई घातक हानि हुई, और ना उसकी मौत हुई। तो अब ये नहीं है कि जिसको पंच लगा है वो अगले दिन उस पर, जिसने पंच मारा है डूअर ने, उस पर केस करता घूमेगा कि भाई तूने मेरे को पंच मारा है, भाई तू गेम में आया है, तू बॉक्सिंग रिंग में आया है, तूने कंसेंट दी है ना खेलने के लिए। सो इसलिए उसको उसका केस एंटरटेन ही नहीं होगा, अगर होगा भी तो जो हमारे बॉक्सर जिसने पंच मारा था उसको सेक्शन 87 का बचाव मिल जाएगा, उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। ये इतना सा कह रहा है 87 है। सेक्शन 88 इज सेइंग एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कह रहा कार्य हुआ है पर आपराधिक मंशा से नहीं हुआ है मृत्यु करने की, डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ, और कह रहा हुआ है, कार्य हुआ है, सहमति से हुआ है और अच्छे विश्वास में किया है, फॉर पर्सन बेनिफिट, जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को हानि पहुंचेगी उसके फायदे के लिए हुआ है। सो कह रहा है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कह रहा है वो कुछ भी नहीं जिसकी आपराधिक मंशा नहीं है मृत्यु करने की, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, कुछ भी अपराध नहीं है अगर कुछ हानि हो जाती है, विच इट मे कोज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज, कह रहा जो हानि हो सकती है या होएगी, जो व्यक्ति हानि देने वाला उसने उसके द्वारा होगी। तो कह रहा है और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कोज, और कह रहा है जो हानि करने वाला है उस व्यक्ति को पता है, अगर मैं उस व्यक्ति को जानकारी, अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो हानि होगी इस व्यक्ति को। तो कह रहा है टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, कह रहा है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो करने वाला है वो हानि, उस व्यक्ति के लाभ के लिए ही वो हानि करने वाला है। एंड हु हैज़ गिवन अ कंसेंट, और उस व्यक्ति ने जिसकी वो हानि होने वाली है उसने सहमति भी दी हुई है हानि करने की, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो लिख कर दी हुई है, बोल कर दी हुई है, या इम्प्लाइड अपने कंडक्ट से दी हुई है। टू सफर डेट हार्म, कह रहा वो हार्म वो हानि झेलने की, और टू टेक द रिस्क ऑफ डेट हार्म, या कह रहा है जोखिम उठाने की, उस हानि को झेलने की, जोखिम उठाने की उसने कंसेंट दी हुई है। सो इसमें मेनली हम समझ सकते हैं 88 में ये डॉक्टर्स वाले सारे केस आ जाते हैं। तो बोल रहा है एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स के पेट में बहुत सारे कीड़े हैं, उसको एंजाइम्स हुए पड़े हैं, वो एक डॉक्टर के पास भगा जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई अंदर से कोई मेरे को खा रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपका अल्ट्रासाउंड करता है उस व्यक्ति का मिस्टर एक्स का, और उसे बोलता है आपके पेट में तो 1000 कीड़े हैं, आपके पेट में एंजाइम्स को निकालना पड़ेगा। सो वो बोलता है जल्दी सर डॉक्टर साहब जल्दी से निकाल दीजिए। डॉक्टर साहब बोलता है देखिए आपको छोटी मोटी चोट तो लगेगी, वो बोलता है, और इसमें सहमति दी हुई है उस व्यक्ति ने जिसके पेट में कीड़े हैं। अब डॉक्टर साहब क्या करता है, उसको ऑपरेशन कर देता है। अब सीजरियन ब्लेड से उसको चीरा लगाता है तो उसको हानि तो होगी भाई, चीरा लगेगा पेट में, पेट के स्किन को निकाला जाएगा, उसमें से कीड़े निकलेंगे तो, और पेट की स्किन को सीला जाएगा तो हानि तो होगी ना।
तो और उस व्यक्ति ने जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसने कंसेंट भी दी हुई, सहमति दी हुई है उसका ऑपरेशन करवाने की, तो कह रहा है सेक्शन 88 में उस डॉक्टर को कुछ नहीं होगा। अगर कल को वो व्यक्ति जिसको चीरा लगाया था, जिसके पेट का ऑपरेशन किया था, जिसके पेट में से एंजाइम्स कीड़े निकाले थे, वो व्यक्ति कल को जाके पुलिस में चला जाता, बोलता है मेरे तो 2 चीरे फालतू लगा दिए, उसने लगाने थे 10 चीरे, उसने डॉक्टर ने तो 12 चीरे लगा दिए, उसको सजा दिलाओ। कह रहा नहीं होगा, अब उसको 88 की प्रोटेक्शन मिली हुई है डॉक्टर साहब को। अब सेक्शन 89 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोलता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और कंसेंट ऑफ गार्जियन। कह रहा है एक्ट, कह रहा कार्य किया है, कार्य हुआ है, अच्छे विश्वास में हुआ है और लाभ के लिए हुआ है। किसके लाभ के लिए? किसी बच्चे के लाभ के लिए या किसी पागल व्यक्ति के लाभ के लिए। और या तो उस बच्चे या और पागल व्यक्ति ने ही अपनी सहमति दी हुई है, या उस पागल या उस पागल ने या उस बच्चे ने किसी उसके रिश्तेदार ने, उसके गार्जियन ने सहमति दी हुई है उसके उस कार्य के लिए। तो 89 कह रहा है नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। कह रहा है कुछ भी जो हुआ है लाभ के लिए, एक व्यक्ति के लाभ के लिए, अंडर 12 ईयर ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड। कह रहा है या तो वो व्यक्ति, वो बच्चा है 12 साल से नीचे का वो बालक है, या फिर वो व्यक्ति पागल दिमाग का है। बाय और बाय कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन। कह रहा है या तो उसके कंसेंट से, उसकी सहमति से, या उसके रिश्तेदारों की सहमति से वो कार्य हुआ है उसके ऊपर। और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, या कह रहा है किसी और अन्य व्यक्ति ने सहमति दी है उस 12 साल से नीचे के बालक के ऊपर कुछ कार्य करने के लिए, अनसाउंड व्यक्ति के ऊपर। तो कह रहा है आप मान लीजिए अदर ये हैविंग लॉफुल चार्ज को हम इससे समझ सकते हैं कि जैसे कोई वो बच्चा है 12 साल से नीचे का, वो ऑर्फन है, उसके माता पिता नहीं है और वो ऑर्फनेज होम में रहता है, और उसको अब कोई चोट लग जाती है, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, उसको जैसे बीमारी हो जाती है कि कोई वही पेट वाली बीमारी का एग्जाम्पल लेके चल लीजिए। अब उसको कीड़े लग जाते हैं पेट में, तो अब उसकी ऑथराइजेशन कौन देगा? डॉक्टर को। उसके लिए कंसेंट कौन देगा? वो जो उस ऑर्फनेज को संभाल रहे हैं वही अथॉरिटीज़ देगी। ऐसे ही जो अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है उसको भी मान के चलिए उसके भी पेट में कीड़े लग जाते हैं, उसको कौन देगा? उसकी अथॉरिटी कौन देगा? जो पागल अस्पताल के जो अथॉरिटी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वही तो देगा कि भाई इस पागल व्यक्ति का ऑपरेशन करिए, हम आपको सहमति दे रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और बोलता है और भी इंटेंडेड बाय द डूअर। और कह रहा है जो हानि करने वाला है उस 12 साल के बच्चे के और उस पागल दिमाग के व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति को पता है कि हानि होगी। और भी नोन बाय द डूअर, कह रहा है जानकारी भी है कि हानि हो सकती है, टू लाइकली टू कॉज टू डेट पर्सन, कि उस व्यक्ति को हानि हो सकती है जिसको मैं अब कुछ इलाज करने वाला हूँ या कुछ भी XYZ कार्य उसके ऊपर करने वाला हूँ। अब इसके भी 4 प्रोवाइजो हैं। एक प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें मोटी सी बात ये कहता है कि भाई हानि तो हो रही है, आप कुछ भी वो कार्य कर रहे हो जिसमें हानि हो सकती है उस बच्चे के ऊपर, 12 साल से बच्चे के ऊपर या पागल व्यक्ति के ऊपर, पर ये मत सोचना आप हानि करने के चक्रों में उसकी मृत्यु कर दोगे या मृत्यु करने का प्रयास कर दोगे। तो कह रहा अगर ऐसा करोगे तो आपको 89 का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, आपको सज़ा हो जाएगी। ये बोल रहा है, सीधी सीधी बात ये बोल रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 90 बोल रहा है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्ट। कह रहा है सहमति दी है, और सहमति क्यों दी है किसी कार्य को करने के लिए? कि वो दूसरा व्यक्ति डर में था, उसको डराया गया था या उसको गलत फहमी में रखा गया था, तो इसलिए कंसेंट दी है। तो कह रहा है अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। कह रहा है एक सहमति कोई सहमति नहीं है जो कि इस कोई भी धारा इस सेक्शन की मानती है। इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। अगर सहमति दी है एक व्यक्ति ने, किस कारणवश दी है? क्योंकि उसको डर लगा हुआ था, किसी व्यक्ति ने उसको डर में रखा हुआ था, डर पैदा किया हुआ था उसके ऊपर, और अंडर अ मिसकंसेप्शन, या कह रहा है किसी व्यक्ति ने उस पर गलतफहमी का मिसकंसेप्शन, एक तथ्य की गलतफहमी पैदा की हुई थी। कह रहा है एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज। और कह रहा है जो व्यक्ति जो उस पर डर डाल रहा है और उसको गलतफहमी डाल रहा है, उसको पता है जो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को पता है, और एज रीजन टू बिलीव, कह रहा है उसको यकीन करने के कारण है डेट द कंसेंट वॉज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। कह रहा है ये व्यक्ति जब कार्य करेगा, जो अपराध करेगा, उसने अपनी सहमति क्यों दी है? क्योंकि वह डरा हुआ था या उसको गलतफहमी रखा गया था। तो कह रहा है वह कोई सहमति नहीं है। ये सेक्शन 90 क्लियर कर देता है। अब सेक्शन 90 का पार्ट 2 कहता है कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन। कह रहा है सहमति किसकी? एक पागल व्यक्ति की। सो कह रहा है वह सहमति कोई सहमति नहीं है जो एक पागल व्यक्ति ने दी है। इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिक। कह रहा है अगर सहमति एक व्यक्ति ने दी है जो कि पगला हो चुका है या वो नशे की हालत में है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। कह रहा है जिसको समझ ही नहीं है, वो असक्षम है समझने में कि उसने क्या कार्य करने के लिए, किस श्रेणी का कार्य करने के लिए उसने अपनी सहमति दी है और उस श्रेणी के कार्य के क्या परिणाम निकलेंगे। कह रहा है वो असमर्थ है, वो व्यक्ति, वो पागल व्यक्ति, और वो इंटॉक्सिकेटेड, वो नशे की हालत वाला व्यक्ति। तो कह रहा है उस व्यक्ति की सहमति कोई सहमति नहीं है कानून की नज़रों में। अब पार्ट 3 बोलता है कंसेंट ऑफ चाइल्ड। कह रहा है सहमति एक बच्चे की। तो कह रहा है वो सहमति कोई सहमति नहीं है अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है अगर कोई हालातों से ही आपको अपोजिट दृश्य दिख जाए तो वो तो चल जाएगा, उसको मानना, नहीं तो आप माना। जनरल रूल ये है इफ़ द
कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज। अगर कह रहा 12 साल के बालक ने कोई भी सहमति दी है तो कह रहा है कानून की नज़रों में वो कोई सहमति नहीं है। ये सेक्शन 90 क्लियर कर देता है हमें, ठीक है। अब हम सेक्शन 91 की बात करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज। कह रहा है उन कार्यों को छोड़ दो जो कि अपने आप में हानि कोज करते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हानि कोज करते हैं, उन कार्यों को छोड़ दो। बोलता है द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88, 89। कह रहा है जो एक्सेप्शन है सेक्शन 87 में, 88 में, 89 IPC की में, कह रहा डू नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंट। कह रहा उन अपराधों पर नहीं लगते जो कि अपराध है इंडिपेंडेंटली, खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने आप में ही वो अपराध है। ऑफ एनी हार्म विच दे मे कोज, जो कि वो हानि करते हैं अपने नतीजों की वजह से, और भी इंटेंडेड टू कोज, या कह रहा अपनी आपराधिक नीयत की वजह से वो हानि कोज करते हैं, और कह रहा और भी नोन टू बी लाइकली टू कोज, और उनको जानकारी पे कि हानि हो सकती है। टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, उस व्यक्ति को जो कि कंसेंट, जो कि सहमति दे रहा है, और ऑन उस बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, या कह रहा है उस व्यक्ति के बिहाफ पर किसी और ने सहमति दी थी। तो इसमें मोटी मोटी बात सेक्शन 91 में एग्जाम्पल के तौर पर आप समझोगे 91 क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जैसे कोई व्यक्ति है वो भगा एक डॉक्टर के पास गया, वो बोलता है डॉक्टर साहब नगर निगम में नौकरी निकली हुई है और एक डिसेबल्ड व्यक्ति को वही नौकरी पे लेंगे, तो आप कृपा करके मेरा एक हाथ काट दीजिए और कृपा करके मेरा एक पैर काट दीजिए। तो डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर और उस व्यक्ति का डॉक्टर वो दोस्त है, तो बोलता है चलो यार तेरे को नौकरी तो मिल जाएगी और डिसेबल कोटा से मिल जाएगी, मैं तेरा एक हाथ काट देता हूँ, मैं तेरा एक पैर काट देता हूँ। तो कह रहा है ऐसा कर दिया ना उस डॉक्टर ने, तो कह रहा है वो अपराध है। तो इंडिपेंडेंटली एक हानि हो गई ना, एक हार्म हो गया इंडिपेंडेंटली, मतलब फिर उस कार्य को, उस डॉक्टर के उस कार्य को बचाव नहीं मिलेगी, उसको सज़ा मिल के ही रहेगी। ये सेक्शन 91 क्लियरली एक्सक्लूड कर देता है इन हार्म्स को, जो इंडिपेंडेंटली अपने आप में अपराध है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। अब 92 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। कह रहा है एक व्यक्ति के लिए कार्य किया है और उस व्यक्ति के लिए कार्य उसके लाभ के लिए किया है, और उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के लाभ के लिए कार्य कर रहा है उसने सहमति भी नहीं थी। कह रहा है वो असक्षम था सहमति देने के लिए। इसमें 92 में उसके रूल आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। कह रहा है कुछ भी अपराध नहीं है जो कि सिर्फ इस कारणवश हुआ है कि एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाना है, इन गुड फेथ अच्छे विश्वास से कार्य किया उस व्यक्ति के ऊपर, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। कह रहा है उस व्यक्ति के ऊपर जिस पे कार्य किया जा रहा है, जिस व्यक्ति पे कुछ कार्रवाई हो रही है, उस व्यक्ति ने कंसेंट भी नहीं दी, अपनी सहमति भी नहीं दी थी। इफ द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट। और कह रहा है हालात ऐसे बने हुए हैं कि जिस व्यक्ति पर कुछ कार्य होना है, मतलब जो सब्जेक्ट है उस कार्य का, जिसको लाभ पहुंचना है जिस व्यक्ति को, कह रहा है इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असामान्य है, बिल्कुल असंभव है कि उसकी कंसेंट, उसकी सहमति ली ही नहीं जा सकती। वही कह रहा है एक्सीडेंट में बेहोश पड़ा हुआ है, रोड पे पड़ा हुआ था, अस्पताल में उठा के लाए, उसका ऑपरेशन कर दिया, तो उसकी सहमति ले सकते थे? वो बेहोश पड़ा हुआ था, अनकॉन्शियस था, तो नहीं ले सकते थे। ये 92 कहता है। और कहता है और इफ दैट पर्सन इज अनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। कह रहा है या तो वही व्यक्ति असक्षम है, कंसेंट अपनी सहमति दे नहीं सकता। और कह रहा है एंड हैज़ नो गार्जियन और अदर पर्सन लॉफुल। कह रहा है और उसका कोई रिश्तेदार भी अस्पताल में या कहीं भी आसपास नहीं है जो सहमति दे सके उसके ऊपर जो हानि होने वाली है उसके लिए। और ऑफ हिम फ्रॉम विच इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट। या कह रहा है समय पर उसकी कंसेंट लेना जरूरी था और नहीं ली गई, तो कह रहा है और कार्य हो गया, उसको कोई हानि होगी, तो कह रहा है बचाव मिलेगा उस व्यक्ति को जिसने उस व्यक्ति के ऊपर उसके लाभ के लिए कोई कार्य किया है। ये 92 कह रहा है। सीधा ये कह रहा है जिसकी आप सहमति नहीं ले सकते, भाई अनकॉन्शियस एक बेहोश व्यक्ति की जो रोड पे एक्सीडेंट में गिरा पड़ा है और उसकी सर्जरी, कोई उसको उठाकर उसकी सर्जरी अस्पताल में करवाता है, उसके डॉक्टर उसको सर्जरी कर देते हैं, तो कह रहा है अगर वो बेहोश पड़ा हो तो वो कंसेंट कैसे देगा, वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता। और कह रहा है उसकी सर्जरी मस्ट है, नहीं तो अगर नहीं करी तो उस व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी सर्जरी नहीं करी तो मर जाएगा। सो कह रहा है अगर फिर डॉक्टर ने ऐसी 92 में उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी। अगर कल को वो बंदा केस करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे को हानि क्यों पहुंचाई, तो कह रहा है डॉक्टर को इसमें वो बचाव मिल जाएगा सेक्शन 92 में। अब इसके प्रोवाइजो ये 4 प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बोलते हैं कि भाई हानि जो बिना सहमति की हानि भी ऐसी हानि होनी चाहिए कि उसमें मौत ना हो जाए, उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, ये हानि होनी चाहिए, ना मृत्यु करने का प्रयास हो जाए। ये 92 की एक्सेप्शन बोलती है। अब 93 अच्छा सेक्शन है, बोलता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कह रहा है कोई वार्तालाप हुई है अच्छे विश्वास में की है, तो 93 कह रहा है नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू विच इट इज मेड इफ इट इज मेड बाय फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। कह रहा है कोई वो वार्तालाप जो अच्छे विश्वास में की गई है और बस इस कारणवश की गई है कि कुछ हानि हो सकती है टू द पर्सन, किसी व्यक्ति को, टू हुम इट इज़ मेड, जिसको वो वार्तालाप की गई है, इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, अगर वो वार्तालाप उससे की गई है उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए की गई है। इसमें हम 93 में एग्जांपल ले सकते हैं उसी डॉक्टर साहब का ही, कि एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास आता है, उस व्यक्ति को फोर्थ
4th स्टेज का कैंसर चला हुआ है, लेकिन वो आता है डॉक्टर साहब के पास है 2 दिन पहले, तो डॉक्टर साहब उसका टेस्ट लेते हैं, इसकी रिपोर्ट लेते हैं, तो बोलते हैं, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं आपके पास तो 2 दिन बचे हुए हैं, आप तो 2 दिन के मेहमान हैं, आप घर जाइए और अपने रिश्तेदारों को सबको बता दीजिए कि भाई मेरे को 4th स्टेज का कैंसर है और आप 2 दिन के मेहमान हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपने रिश्तेदारों में बैठिए। अब वो व्यक्ति जो जिसको कैंसर हुआ पड़ा है वो घर जाता है और सदमे के कारण 1 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके जानकार जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो डॉक्टर पर केस करते बोलते हैं इनकी बात सुनकर हमारा जो व्यक्ति था ये सदमे में आ गया और इसके कारण इनकी मृत्यु हुई है, इस सदमे के कारण इन्होंने बताया कि आप 2 दिन के मेहमान हैं। तो 93 यही बोलता है कि उस डॉक्टर को जिसने अब कम्युनिकेशन वार्तालाप उस व्यक्ति को उसके भले के लिए बताई थी कि आप जाइए, अब घर पे आराम कीजिए और अपने जानकारों को बता दीजिए कि मैं जाने वाला हूँ, अपने उनसे बात पूछ करिए। कह रहा है अब 93 में उस डॉक्टर को डिफेंस मिलेगा, उसको कोई सज़ा नहीं होगी इस केस में, ये 93 बोलता है। अब 94 बोलता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। कह रहा है कुछ ऐसे कार्य जो व्यक्ति से करवाए गए हैं, और वो क्यों करवाए गए हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को विवश कर दिया गया था डर के कारण, थ्रेट्स के कारण। तो कह रहा है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। कह रहा है अगर किसी को डर के कारण विवश किया गया है तो बस कह रहा है वो मर्डर नहीं कर सकता और ऐसे अपराध नहीं कर सकता जो कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य जो कि हिंदुस्तान के विरुद्ध है और जिनकी पनिशमेंट मृत्यु है, जिनकी सज़ा मृत्यु है, वो कार्य नहीं कर सकता अगर किसी ने उसको डराए हुए विवश भी किया है। तो कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। कह रहा है कोई भी अपराध, कुछ भी अपराध नहीं है जो कि एक व्यक्ति ने किया है और जिस व्यक्ति को वह कार्य करवाया गया, जिस व्यक्ति से वह कार्य करवाए गए हैं उसको डरा धमका के वह कार्य करवाए गए, विवश करके उसको वह कार्य कराया गया कि तेरे को डरा देंगे, तेरे को डरा रखा है उसको व्यक्ति को। तो कह रहा है सॉरी विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। तो कह रहा है जो यह ऐसा कार्य करने पर वो व्यक्ति जो डरा हुआ है, रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। वो सोचता है अगर मैं ये कार्य जो मेरे को ये डराने वाले व्यक्ति हैं, अगर मैं इनके अनुसार ये कार्य नहीं करूँगा तो इंस्टेंट डेथ, तुरंत मेरे को ये मृत्यु दे देंगे, तुरंत मेरे को ही जान से मार देंगे अगर इनके कहे पर मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो इसमें 94 ये कहता है। अब 94 का प्रोवाइजो बहुत अच्छी बात करता है, बोलता है प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation of which he become the subject of such constraint। कह रहा है प्रोवाइजो सेक्शन 94 का प्रोवाइजो बहुत अच्छी बात बता रहा है कि कोई वो व्यक्ति इसकी सेक्शन 94 की बचाव लेने में, डिफेंस लेने में मत आ जाना जो खुद से ही अपने चक्रों में ही उस जाल में फंसता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं भाई चांदनी चौक में दिल्ली में एक दुकान रात के 12 बज रहे हैं और एक दुकान का ताला तोड़ने लग रहे हैं, 2 चोर ताले को ब्रेक करने लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुकान में डाका डालना है। एक व्यक्ति दुकान के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, उनका चोरों से कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति का, तो चोरों से ताला टूट नहीं रहा है, तो चोर लगे हुए हैं, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पसीना हो गए, ताला नहीं टूट रहा है। तो वो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति जो बैठा हुआ है उस दुकान के सामने वो हंसता है उनको देख के जोर जोर से, वो बोलता है हा, वो हंसता है। तो चोर बोलते हैं वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? वो बोलता है कि तुम कैसे चोर हो, तुमसे ताला नहीं टूट रहा। तो वो चोर बोलते हैं तुझसे मतलब? तो बोल रहा है आई एम द एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ताला तोड़ने का एक्सपर्ट हूँ। तो वो चोर बोलते हैं आजा तू आजा, अब तुम ताला तोड़ो इस दुकान का। तो कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो अपने अकॉर्ड से खुद फंसता है उस विवश मतलब उस जाल में, तो कह रहा है उसको 94 का कोई बचाव नहीं मिलेगा, ये 94 बोलता है। ओके, अब सेक्शन 95 बोलता है जो कि अब आज का हमारा लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, पार्ट 2 की वीडियो का। एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, कुछ ऐसे कार्य जो कि मामूली सी हानि पहुंचाते हैं, वो 95 में कवर होते हैं। तो बोल रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कोजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कोज। कह रहा है कुछ भी अपराध नहीं है सिर्फ इस कारणवश कि वो हुआ है, उसका नतीजा उस अपराध का नतीजा हुआ है, वो उसका नतीजा निकला है और इट इज इंटेंडेड टू कोज। या कह रहा है वो उसका नतीजा निकाले कि वह अपराध करने का बस इंटेंशन भी थी, सोचा गया था कि वह होगा उस व्यक्ति पर, और डेट इट इज़ नोन टू बी लाइकली टू कोज। या कह रहा जानकारी भी थी, जो व्यक्ति हार्म कोज करा, हानि कोज करा, उसको जानकारी भी थी कि ऐसा होगा, वह हानि होगी उस व्यक्ति को। कह रहा इंटेंशन भी थी और नॉलेज भी थी, जानकारी भी थी, कह रहा मंशा भी थी और नॉलेज भी थी, पर कह रहा है स्लाइट हार्म, छोटे हानि की थी, बस मामूली हानि की। एनी हार्म इफ डेट हार्म इज सो स्लाइट, कह रहा अगर वो हानि इतनी स्लाइट है, इतनी मामूली है, डेट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, की कोई व्यक्ति जो ऑर्डिनरी सेंस का, जो सामान्य स्थिति का व्यक्ति है, एंड टेम्पर और सामान्य जिसका मंशा बिल्कुल कूल रहती है, वो ऐसा व्यक्ति है, वुड कंप्लेंट ऑफ सच करेगा, कंप्लेंट नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा ऐसे हार्म की, ऐसे हानि की। तो ये सेक्शन 95 बोलते हैं। सेक्शन 95 का एक एग्जाम्पल है, बस में 2 बंदे ट्रैवल कर रहे थे और बस और भरी हुई थी, हमें अब दो बंदों से ही मैटर है। तो पीछे टीटी साहब बैठे हुए हैं, टीटी साहब एक बंदे को बुलाते हैं, तो मान लीजिए मिस्टर एक्स को टीटी साहब बुलाते हैं, बोलते हैं हेलो भाई साहब,
वो पीछे से बैठा टीटी उसको बुला रहा है, हेलो भाई साहब सुनिए आपने टिकट ले ली? वो बोलता है ले ली, ये देखो मेरी टिकट। अब वही बोलता है कि भाई साहब, टीटी बोलता है कि अगले बंदे को बुला दीजिए। अगले बंदे ने अब कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, वो सुन नहीं रहा है टीटी की बात। तो टीटी बोलता है उसको बुलाइए आप, उसको बोलता है, तो वो बोलता है चलो बुला देते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट किए तो। अब वो उसको बुलाता है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आवाज़ मारता है, वो नहीं सुनता है। तो वो क्या करता है, वो उसने अगले बंदे ने, मिस्टर वाई ने लीड लगाई हुई है, कान में ईयरफोन लगाए, तो वो उसको चूटी भर देता है। वो जो मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई को पिंच कर लेता है, मतलब अब वो मिस्टर वाई उसको मिस्टर एक्स को चेप हो जाता है, बोलता है तुमने मेरी चूटी क्यों भरी, मैं तो तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। तो ये इतना स्लाइट हार्म है, ये इतनी मामूली सी हानि है कि कोई भी इसकी कंप्लेंट नहीं करेगा। अब अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की कंप्लेंट भी करते हैं पुलिस के पास, और पुलिस अब मिस्टर एक्स के विरुद्ध केस भी चलाती है, तो कह रहा है मिस्टर एक्स को कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि उसको अदालत सेक्शन 95 का डिफेंस दे देगी कि ये इतनी मामूली हानि है कि कोई व्यक्ति इसकी कंप्लेंट ही नहीं करता। तो इसका एक लीगल नेम भी है सेक्शन 95 का, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल मैटर्स, छोटे मोटे मामले। तो कानून ट्रिवियल मैटर्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उनको बोलता है आप जाइए, आप बरी हैं, आपको कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी ऑफेंस नहीं है। सो ये आज मैंने आपको बताया। पार्ट 2 में हमने सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 95 आईपीसी, जो चैप्टर 4 के मेन इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आज वो हमने कवर कर लिए हैं, जो कि हर डिफेंसेस में, हर अपराधी के डिफेंस में काम आते हैं। और ये हर वकील साहब इनको ज़रूर अप्लाई करते हैं। और ये सेक्शन 6 डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है, जो कि सेक्शन 6 आईपीसी का इनको वे देता है, इनके गेटवे खोलता है, जो कि सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक काम आते हैं जनरल एक्सेप्शंस में, लोगों के बचाव के लिए जो अपराध कर देते हैं अपराधी। लेकिन इसकी भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, वो माननी पड़ती हैं और एक्यूरेटली फिट करवानी पड़ती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारा एक सेक्शन है जो कि बोलता है, अगर अपराधी कोई भी जनरल एक्सेप्शन, इन जो मैंने अभी आपको एक्सेप्शन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाई है, तो कोई भी अपराधी अगर इनको इस्तेमाल करना चाहता है, तो सारा साबित करने का भार इन जनरल एक्सेप्शन का, इन दुविधाओं का, इन जनरल एक्सेप्शन का उस अपराधी के ऊपर ही है। प्रोसिक्यूशन, जो कि पुलिस पक्ष होता है, अभियोजन पक्ष होता है, कह रहा उनका कोई भी उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा बर्डन ऑफ प्रूफ, सारा साबित करने का भार पूरा का पूरा इन जनरल एक्सेप्शन को उस अपराधी के ऊपर है, उस अपराधी के वकील के ऊपर है। कह रहा है कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि अब अपराधी ही ये सारे जनरल एक्सेप्शन में वो फॉल करता है, उसका केस इसमें आता है, वो प्रूव करेंगे। सो ये है आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लॉ इज़ माई लाइफ। थैंक यू।